जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पेपर 1 के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैंने पहले भी आपको बोल रखा है दोस्तों कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट पेपर 1 के लिए निकाला गया उसमें 14 सेट दिए गए हैं, जिसमें से 1 से 10 तक प्रैक्टिस सेट है और 4 जो सेट इसमें दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के दिए गए, तो वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। दोस्तों, फिलहाल हम लोग आज की इस वीडियो में 9 और 10 सेट को देखने वाले हैं, जो कि हमारा अंतिम प्रैक्टिस सेट है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का जो भी डिटेल है दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर जो है मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो की, आप वहां से जाकर इसका डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी ठोस धातु का उष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है। तो याद रखना है, ठोस धातु का उष्मीय जो चालकता होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब तापमान बढ़ेगा तो इसका चालकता क्या हो जाएगा दोस्तों, घटेगा। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अधातु और अर्धचालक, इसमें क्या होता है, अधातु और अर्धचालक के बारे में आपको याद रखना है कि यह जो होता है उष्मीय चालकता, इसका तापमान से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो अधातु और अर्धचालक की उष्मीय जो चालकता है दोस्तों वो बढ़ती है। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पे क्या होगा। तो केल्विन पैमाने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो यह होता है 273 केल्विन। पानी का अगर हम देखें डिग्री सेल्सियस में तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग केल्विन में चेंज करते हैं तो इसमें कितना ऐड करते हैं दोस्तों, 273, तो ये बन जाता है 373। तो यही जो होता है पानी का केल्विन में क्वथनांक बिंदु होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्यों अनुभव होता है। तो याद रखना, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर क्या हो जाता है दोस्तों, उड़ जाता है, इसलिए गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही है, सही के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सही है। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा दी जाती है तो क्या होता है। याद रखना है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको VVI कर लेंगे कि जल का जो विशिष्ट आयतन होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा दी जाती है तो क्या होता है, तो पहले घटता है फिर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, HIV का इलाज नहीं होने पर खाली स्थान हो सकता है। तो सभी को मालूम होगा क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र औषधि चक्रण प्रकार का होता है। तो कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र औषधि चक्रण का प्रकार होता है। याद रखेंगे दोस्तों, फास्फोरस। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है प्रैक्टिस सेट में, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, डेंटल कैरीज यानी दंत क्षय का क्या अर्थ है। तो दंत क्षय का अर्थ क्या है दोस्तों, दांतों का सड़ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, HIV के इनमें से किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं है। तो किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं है, तो मच्छर के काटने से यह संचारित नहीं होता, जबकि स्तनपान द्वारा यह फैल सकता है। रक्त आधान यानी जब हम ब्लड को चढ़ाते हैं तो उसके समय यह हो सकता है। सुई या इंजेक्शन उपकरण साझा करने से भी यह हो सकता है, मच्छर के काटने से यह नहीं होता है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि खाली स्थान का है। तो याद रखना है, सफेद रक्त कोशिकाओं का यह कैंसर है, यानी WBC का यह क्या है दोस्तों, कैंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 0 होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बल और दूरी में कितना डिग्री का विस्थापन में यानी डिस्प्लेसमेंट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू थीटा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए उस पर टोटल जो कार्य किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, FS cos थीटा, FS cos थीटा आता है। और जब 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर कोई प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो बल तो ऊपर लेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये कहां पर होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। यानी
बल यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक 40 केजी भार वाली लकड़ी 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा। शक्ति आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति इसका यानी पावर क्या होगा, तो इसका पावर हो जाएगा 500 वाट। नेक्स्ट है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, मास दिया हुआ है कितना, 22, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो अगर यहाँ से काटे तो ये 11 बार में कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 275 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12 का 275 जूल। नेक्स्ट है, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। तो स्प्रिंग को जब आप छोड़ते हैं तो किस ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। पूछा जा रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा आधारित नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ओडोमीटर। याद रखेंगे ये सभी के सभी एग्जांपल जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है। ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जबकि हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर और पनडुब्बी ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना वस्तु के भार के यह बराबर होगा। थ्रस्ट प्रति इकाई को क्या कहा जाता है, तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों दाब। दाब हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स। फोर्स को क्या कहा गया है, यहाँ पे थ्रस्ट नाम दिया गया घुमाने के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रेशर यानी दाब। नेक्स्ट है, चांदी का घना 10.8 गुना 10 पे पावर 3 केजी मीटर पर मीटर क्यूब है, और पानी का घना 10 पे पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व पूछा जा रहा है यानी रिलेटिव डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो चांदी का जो रिलेटिव डेंसिटी होगा दोस्तों वो क्या होगा, 10.8 होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके खाली स्थान के आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो याद रखना है किसका स्वभाव माना जाता है ये, तो यह माना जाता है परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव ने जो तत्वों को सजाया था आवर्त सारणी में वह परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग उसको सजाया था, याद रखना है। जबकि जो मोसले थे उन्होंने कैसे सजाया था, पीरियोडिक टेबल में, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। और मेंडलीव के द्वारा यह कब किया गया था, पीरियोडिक टेबल कब बनाया गया था, तो 1869 ईस्वी में। ये डेट याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व क्या होता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उनको कौन सा सेल कहा जाता है, उनको संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। मेटल बोल रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी परमाणु की खाली स्थान की क्षमता की माप है। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता का माप क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा। आवर्धन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आवर्धन हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है उसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों, तो चम्मच जो है वह टेढ़ा किसके कारण दिखता है, तो यह दिखता है अपवर्तन के कारण यानी रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट है, परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं कैसा होता है, तो यह जो प्रतिबिंब होता है यह वास्तविक होता है, रियल होता है। नेक्स्ट है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यह जो कथन है दोस्तों यह गलत इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो तीसरा नियम क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यह न्यूटन के गति के कथन के बारे में बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है, तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यह बिल्कुल जो है दोस्तों सही इसमें दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर 10 फोर्स हमारा 10 न्यूटन का है और मास इसका दिया गया 10 केजी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो निकाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करेगा, गति करेगा। ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना खाली स्थान द्वारा समझा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट उड़ता है दोस्तों, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में पूछा जा रहा है। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। बिल्कुल सही है, जी का मान जो है ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो यह गलत है। जी का जो मान है गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने पढ़ भी रखा है। जी इक्वल टू कितना होता है, जी कैपिटल है, बाई कितना होता है दोस्तों, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये किसका है, मास है, तो पृथ्वी का यह मास है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन तो होता है, बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के गहराई में जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, यह इसमें परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, तो झूले पर बैठे लड़के की जो गति होती है वो आवृत्ति होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका क्या होगा। आपसे पूछा रहा कौन सा चीज उसमें समान होगा, तो याद रखना है एक्सेलरेशन दोनों में जो होगा समान होगा, यानी त्वरण समान होगा। नेक्स्ट है, तात्कालिक रोग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु खाली स्थान होता है। तो जब वस्तु, याद रखना है, जब वस्तु में शून्य त्वरण हो तो उस समय क्या होता है, इंस्टेंट वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, उस समय इक्वल होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से यानी वर्टिकल रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उड़ता है और उसके हाथ में गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा। तो स्थिर बल का मान पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। नेक्स्ट है, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है 17 मीटर होनी चाहिए स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट है, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति आपको दिया गया है कितना, 200 हर्ट्ज, और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति कितना दिया गया है आपको दोस्तों, 400 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है, किसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। v बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू म्यू होता है, यानी तरंग दैर्घ्य को। तो हमारा दिया गया है कितना, गति दिया गया है 400 मीटर, ये हमारा आवृत्ति जो है, ठीक है, ये दिया गया 200 हमारा। तो आप यहाँ से लैम्डा आसानी से निकाल सकते हैं, ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो इसका कितना आएगा आंसर, 2 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, 2 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न यानी कंप्रेशन और विरलीकरण उत्पन्न हो सकते हैं। तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा का दबाव के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली न्यूनतम ध्वनि की आवृत्ति कौन सी है दोस्तों, याद रखना है 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा। मोस्ट VVI सवाल है, याद रखना है कौन सा जो एसिड है कम H+ आयन देगा। तो उस एसिड का नाम है दोस्तों ये एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, वह कम क्या देगा दोस्तों, H+ आयन देगा। नेक्स्ट, इनमें से क्या क्षार है, कौन सा क्षार है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा इसमें से क्षार का उदाहरण है। तो क्षार का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों एक क्षार है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बर्फ को पिघलाने के लिए इसमें से हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है, Mg3N2+6H2O, ये जो है दोस्तों हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। तो सजातीय श्रेणी का समूह कौन निम्नलिखित में से बनाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ठीक है, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है दोस्तों, याद रखना है। अल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, ये क्या होता है दोस्तों,
अल्काइन का सूत्र होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से यौगिकों के एक डबल बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड पूछा जा रहा है, कौन सा होता है? एथीन। एथीन का क्या होता है दोस्तों? डबल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे। एथेन का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। मिथेन का भी सिंगल बॉन्ड। एसिटिलीन का क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर की बात करें तो 42 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंक्चर आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं एथेनॉल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, खाली स्थान सबसे सरल अल्कोहल है। तो सबसे सरल अल्कोहल आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो मेथनॉल जो है सबसे सरल अल्कोहल है। नेक्स्ट है, धातु क्रम एक प्रक्रिया है। तो धातु क्रम एक प्रक्रिया है कौन सी? तो अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है धातु क्रम। नेक्स्ट है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिक लक्षणों के जीनों के समूह को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। लैंगिक प्रजनन में खाली स्थान के शामिल होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लैंगिक प्रजनन में याद रखना है विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो होमोसेपियंस का अर्थ है वाइज होमिनिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। तो कैसे थे प्रारंभिक होमिनाइड्स? तो ये थे क्रो मैग्नन। नेक्स्ट है, विभवांतर भी और धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी? सभी को मालूम होगा V = IR की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था ओम्स के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ओम का नियम खाली स्थान और खाली स्थान के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का यह क्या करता है दोस्तों? वर्णन करता है। नेक्स्ट है, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दिष्ट धारा का अनुपात क्या कहलाता है? यानी V और I का रेशियो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दिष्ट धारा का अनुपात क्या होता है? तो एक बंद परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा वोल्टेज और दिष्ट धारा का अनुपात क्या होगा? बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट में आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, आधुनिक विद्युत जनरेटर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनरेटर के बारे में याद रखना है कि जनरेटर जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का विमा आपसे पूछा जा रहा है, डायमेंशन पूछा जा रहा है कि इसका क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का। करेक्ट आंसर हो जाएगा IL⁻⁻1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या कौन सा होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होता है दोस्तों वेबर। मोस्ट VVI ये दोनों के दोनों 54 और 55 नंबर सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध कहा जाता है। तो पूर्ण प्रतिरोध कौन सा कहा जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबाधा कहा जाता है पूर्ण प्रतिरोध को। नेक्स्ट है, ज्वावक्रीय तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का शीर्ष गुणांक क्या है? तो इसका जो शीर्ष गुणांक है वह है दोस्तों वह है 1.414। नेक्स्ट है, किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो याद रखना है समान रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो बहुविखंडन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। 59 की बात करें तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुविखंडन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोशिकीय हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय हरित शैवाल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो इसे जो है दोस्तों अनावृति बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट है, परागकण खाली स्थान समूह के पौधे की एक विशेषता है। तो याद रखना है एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की विशेषता है परागन बोल रहा हूं, परागन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? तो कौन सा है दोस्तों जिसको जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो काढ़ा है वो। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या स्थान है? तो शक्कर क्या होता है? तो शक्कर जो होता है दोस्तों यह होता है 64 की बात करें तो यह होता है घुला हुआ यह पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? तो यह कौन सा नियम कहलाता है? तो यह नियम है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक अणु में अमोनियम क्लोराइड के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं।
नेक्स्ट है एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं, तो कितने परमाणु इसमें मौजूद होते हैं, तो 2 परमाणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो यह धातु के गुणों से रिलेटेड सवाल है, तो तन्यता। इस गुण का नाम क्या है दोस्तों, तन्यता है। नेक्स्ट है जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल्स इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है यानी 15 है, उस तत्व का नाम क्या है, तो तत्व का नाम क्या है सभी को मालूम होगा, उस तत्व का नाम जो है दोस्तों क्या है, तो फास्फोरस है। क्लोरीन का कितना है, 17 है। मैग्नीशियम का कितना है, 12 है। सल्फर का आपको बताना है कि कितना होता है। नेक्स्ट है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ट्राइटियम, प्रोटियम और ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, आपको याद रखना है, प्रोटियम में जो न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक है, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और प्रोटियम का जो होता है क्या होता है, परमाणु भार 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि समस्थानिक है ये सब, तो समस्थानिक में एटॉमिक नंबर सेम ही होगा। और ट्राइटियम में कितना होता है, 3 होता है। तो प्रोटियम में अगर हम देखें तो 1 प्रोटॉन क्या होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में देखें तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 1 प्रोटॉन और क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट से याद रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान क्रमशः क्या, लीजिए ये सवाल भी आ गया। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान पूछ रहा है, तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 1 होता है और द्रव्यमान संख्या इसका कितना होता है, 3 होता है। नेक्स्ट है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो NH3 में नाइट्रोजन की जो संयोजकता है दोस्तों वह कितनी है, तो याद रखना है 3 है। नेक्स्ट है द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जब द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हिमीकरण यानी फ्रीजिंग कहा जाता है इससे। नेक्स्ट है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, पूछा जा रहा है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, नीला होता है यानी ब्लू होता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे। खाली स्थान एक सही मछली है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एक सही मछली है, तो याद रखना है सही मछली की अगर हम बात करें तो डॉग फिश। डॉग फिश एक रियल फिश है, याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो याद रखना है कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रितिकाएं होती है, छोटी नहीं होती बल्कि बड़ी रितिकाएं होती है, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। पादप कोशिकाएं समानता जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, बिल्कुल है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं यानी प्लास्टिड नहीं पाया जाता, बिल्कुल यह भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और यह किससे बनी होती है, याद रखना है सेल्यूलोज से बनी होती है, याद रखेंगे। यह किससे बना था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यह सेल्यूलोज से यह बनी होती है कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, यह सही है। नेक्स्ट है कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, याद रखना है केंद्रक यानी न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन जेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है मेटाफेज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जा सकता है, तो जीव और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग वायरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है खाली स्थान वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो कौन सा वह कोशिका का अंग है दोस्तों, तो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, तो वसा संचायक जो ऊतक है हमारे शरीर में वह है एडिपोज टिश्यू यानी एडिपोज ऊतक। ऊतक क्या होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है ऊतक क्या होता है, याद रखना है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं वो क्या होती हैं, ऊतक कहलाती हैं। नेक्स्ट अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VVI सवाल है, तो इसे क्या कहा जाता है, 84 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे विभेदन कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा नहीं है, तो वह है ऑक्सिन नहीं है। ऑक्सिन किस में पाया जाता है, तो यह पेड़ पौधों में यानी पौधा में पाए जाने वाला क्या है दोस्तों, हार्मोन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा
कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। तो मैंने बताया कि पत्तियों से जो निर्मित भोजन है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तो फ्लोएम का होता है। तो यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है दोस्तों, पहुंचाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पौधे के मामले में मिट्टी में अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, मुक्त नाइट्रोजन में यह क्या कर देता है, परिवर्तित हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भाग जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तना। इंपॉर्टेंट है, VVI यह सवाल है। नेक्स्ट है, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार खाली स्थान के समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। कौन से जीव में पूर्ण विकसित नाभि नहीं पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है किसमें नहीं पाया जाता है। 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनेरा। विटकर ने फाइव क्लासिफिकेशन किंगडम किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना है विटकर के द्वारा। कौन कौन था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। ये जो दिया गया था 5 क्लासिफिकेशन किंगडम वो दिया गया था विटेकर के द्वारा। नेक्स्ट है, खाली स्थान मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदलता है। कौन यूरिया में बदलने का कार्य करता है दोस्तों, यह करता है लीवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है, तो इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है, एक गर्भाशय के लाइनिंग में युग्मज का जुड़ना यह कहलाता है इम्प्लांटेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो अमोनिया जो नाइट्रेट है दोस्तों वह N2O और H2O उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो जल प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहनों की तेज आवाज जो है दोस्तों जल प्रदूषण का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, जैव अवघटनीय संदूषण यानी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, प्राकृतिक माध्यम से शीघ्र अवघटित होते हैं जैव अवघटनीय संदूषण। नेक्स्ट है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1900 भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें 6 अनुसूचियां हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म होने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, वो कौन सा है, तो वह है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। नेक्स्ट है, खाली स्थान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो जलवाष्प है, ठीक है, CO2 है और क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये था हमारा सेट 9। अब हम लोग सेट 10 को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट जो हमारा सेट वो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक उष्मा जो रोधी है वह कौन सा है, तो वह है प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क, हवा और रबर। ये क्या है, ये जो है उष्मारोधी पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है, तो उस तापमान को कहा जाता है क्वथनांक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है, सतही घटना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वाष्पीकरण जो है एक सतही घटना है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की जो प्रवृत्ति होती है वह अधिकतम होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो यह कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह ग्लोब के गर्म होने से
संबंधित है, यानी पृथ्वी के गर्म होने से संबंधित है। नेक्स्ट है पिलिया किससे संबंधित है, तो यकृत से संबंधित है। कौन सा, पिलिया। नेक्स्ट है खाली स्थान जिसका अक्सर सदमे में उपचार यानी शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण यानी सीजर विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है, क्या है वो, ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसीटी यानी इलेक्ट्रो कन्विल्सिव थेरेपी इसे कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसे ईसीटी के नाम से हम लोग जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या आ जाएगा, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो मास हमारा दिया है 4 kg, v2 है हमारा पास कितना 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 2 × 75, 2 × 75 कितना होता है, तो 150 होता है, ठीक है, यानी 150 जूल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति पावर आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति कितना होगा, तो इसका जो शक्ति होगा वो कितना हो जाएगा 360 वाट होगा। नेक्स्ट है गिरते हुए नारियल में होती है, तो गिरते हुए नारियल में कौन सा ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो बराबर होता है वो होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के, ठीक है। नेक्स्ट है जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है, तो यह किस नियम के द्वारा स्पष्ट होता है, सभी को मालूम होगा, आर्किमिडीज का यह सिद्धांत है यह। नेक्स्ट है उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो तरल के किस पर यह निर्भर करता है, तो याद रखेंगे घनत्व यानी डेंसिटी पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर यानी प्रेशर बराबर आपसे पूछा जा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट क्या होता है, एरिया होता है, यानी उत्क्षेप पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। नेक्स्ट है सापेक्ष घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी खाली स्थान के बराबर होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व ये कहलाता है क्या, रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट निम्न में से सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन सा है, सबसे बड़ा आकार का परमाणु यहाँ पर कौन सा है, तो वह है एल्युमिनियम। नेक्स्ट है उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडली की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया, तो उनका नाम था हेनरी मोजले। यानी करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान धातु के रूप में नामित किया गया, तो किस धातु के रूप में इसे नामित किया गया है, तो गैलियम। गैलियम को क्या कहा गया है, इका एल्युमिनियम। नेक्स्ट है खाली स्थान को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, अभिसरण दर्पण किसे कहा जाता है, करेक्ट आंसर की बात करें तो अवतल दर्पण को अभिसरण दर्शन कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है दोस्तों, तो यह है 1.0003। नेक्स्ट एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की क्या कहा जाता है, तो आंख का इसे कहा जाता है समंजन क्षमता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो रियर व्यू मिरर के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो रियर व्यू मिरर के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो 25 का डी होगा। नेक्स्ट गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इजी सवाल है, तो न्यूटन के द्वारा गति का 3 नियम दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि यदि एक वस्तु दोनों सिरे से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है, तो उस पर लागू बल को हम लोग किस नाम से जाने जाएंगे, तो खिंचाव बल कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, तो संवेग का संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो संवेग क्या होता है दोस्तों, संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का मान यानी जी का मान पूछा जा रहा है, आर के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम लगेगा, तो आप पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, और अधिकतम कहाँ पर होता है, तो अधिकतम होता है यह ध्रुवों पर। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, तो गति वाले पिंड को इसमें कहा जाता है समान वृत्तीय गति। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, शून्य त्वरण का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना वस्तु का वेग क्या है, स्थिर है, उसे क्या कहा जाता है, शून्य त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट विस्थापन के परिवर्तन दर को कहा जाता है, विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या
किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे हम लोग वेग यानी वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थित वेग के संबंध को दर्शाता है, तो स्थित वेग के संबंध को कौन सा दर्शाता है, याद रखना 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस ua स्क्वायर। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो उसे कौन सा ध्वनि कहा जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति कितना होता है, तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की जो गति होता है वह कितना होता है दोस्तों, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो इसकी आवृत्ति मापने की इकाई जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, हर्ट्ज कहलाती है। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है, तो 20 से, याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वो मानव के लिए क्या है दोस्तों, श्रव्य ध्वनि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, अम्लिक के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है यह जो है सही है। OH को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में, तो यह गलत है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह नहीं है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, एसिड के बारे में यह पूछा जा रहा है दोस्तों, अम्लीय मतलब एसिड। जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है, क्षारीय विलयन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय विलयन नहीं है। नेक्स्ट, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया यानी एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का डी। नेक्स्ट है, समीकरण 2Cu + O2 2Co खाली स्थान का एक उदाहरण है, तो याद रखना यह किसका उदाहरण है दोस्तों, तो यह उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है, किस समूह में उपस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह इसे कहा जाता है कार्बोजेलिक अम्ल। नेक्स्ट है, C6H2 का सूत्र खाली स्थान हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, तो आपने पढ़ा होगा कार्बन 6 को क्या कहा जाता है, हेक्स कहा जाता है। और आप देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु में दोगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यह किसका है, तो अल्केन का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्सेन। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थ जैसे खाली स्थान को इसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है, तो याद रखना है मेथनॉल को मिलाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है, तो मोनाजाइट जो है दोस्तों थोरियम का एक अयस्क है। एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होता है, तो मादा युग्मक में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह 23 होती है, 23 जोड़े होते हैं इसमें। नेक्स्ट, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, अनिषेचित अंडे में क्या होता है दोस्तों, आपसे यह पूछा जा रहा है, तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट, जैविक विकास को खाली स्थान के तौर पर परिभाषित किया गया, तो याद रखना है प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर इसे क्या किया गया, परिभाषित किया गया। देने वाले कौन थे, तो चार्ल्स डार्विन थे। किस जहाज से इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था, तो बीगल नामक जहाज से, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। खाली स्थान विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो याद रखेंगे दोस्तों चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा का क्या प्रभाव होगा, तो धारा पर प्रभाव क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोगुनी हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V = क्या होता है, IR होता है, उसी से यह बनेगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। अभी हम लोगों ने देखा था V = IR, ये कौन सा नियम है, ओम्स लॉ है ये। नेक्स्ट है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा, पूछा जा रहा है कि करंट का मान क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, तो आपको याद रखना है श्रृंखला में जब जुड़ता है प्रतिरोध तो करंट का मान इसमें क्या होता है, तो करंट का मान इसमें एक ही रहता है दोस्तों, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जनित यानी जनरेटर के बारे में कौन सा सही है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल परफेक्ट है। निर्वात को माना जाता है, निर्वात को क्या माना जाता है, तो निर्वात को माना जाता है अचुंबकीय सामग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वैद्युत चुंबकत्व में है, वैद्युत चुंबक में है, किसमें है, आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदु लौह कोर में वैद्युत चुंबक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, एक AC यानी अल्टरनेटिंग सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1.61 होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में
प्रेरणिक प्रतिघात और आवृत्ति के बीच क्या संबंध होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या संबंध होता है दोस्तों इसमें, तो ये होता है एक्सएल इक्वल टू 2πfl। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन के बारे में विचार करना है आपको। तो याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। चालक में प्रवाही धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा कुंडली के मध्य अपेक्षित गति के कारण हो सकता है, बिल्कुल यह भी परफेक्ट है। यानी सभी के सभी कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं परफेक्ट है। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो ऐसे जीवाणु को हम लोग किस नाम से जानते हैं जिसमें फ्लैजिला होता है, तो ऐसे जीवाणु को हम लोग मोनोट्राइकस के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह है मार्सिलिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित पूछा जा रहा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा दोस्तों अनावृत्ति बीज, जिसे हम लोग जिम्नोस्पर्म के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। नेक्स्ट है, वे आवृत्ति बीज यानी एंजियोस्पर्म पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो कहलाते हैं कौन सा, तो ये कहलाता है द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट पौधे ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है, शैवाल के हरे रंग का कारण आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा वर्णक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, खाली स्थान एक यौगिक नहीं है, तो खाली स्थान कौन सा एक यौगिक नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है। 64 का अर्थ हो जाएगा लेड, यानी पीबी जो है यह एक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। सेट नंबर 9 में भी यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। नेक्स्ट है, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, वह कौन सी गैस है, यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु भार यहाँ पर दिए गए हैं, तो वह कौन सा है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है उस गैस का नाम है NO। सोडियम के, याद रखना है सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सभी को मालूम होगा सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 23। एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है, 11 होता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं, तो धातुएं आपको याद रखना है धातुओं जो होती हैं यानी मेटल्स जो होते हैं वह प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलन इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। केवल 1 इलेक्ट्रॉन का बात आपसे किया जा रहा है कि किसमें, एक बाहरी सेल में, इसके बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर तो हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वह तत्व जिसके अणु में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं का एक उदाहरण है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उदाहरण कौन सा तत्व है निम्नलिखित में से, करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो किस विधि का उपयोग करते हैं हम लोग, तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, तो किसके अधिकतम पैर होते हैं दोस्तों, तो सहस्त्रपाद के जो है अधिकतम पैर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है, तो मत्स्य वर्ग से संबंधित कौन सा जीव है, करेक्ट आंसर की बात करें तो पिछले वाले सेट में भी आया था डॉग फिश जो है वो मत्स्य वर्ग से, यानी वहां पर आया था कि रियल फिश कौन सा है, यानी रियल फिश मतलब मत्स्य वर्ग से संबंधित कौन सा मछली इसमें है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां खाली स्थान से बनी होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा है पादप कोशिकाओं की जो भित्तियां होती हैं वह सेल्यूलोज से बना होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कौन करता है, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यह है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, सभी को मालूम होगा इसमें कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम होता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है, नियंत्रक केंद्र कंट्रोलर आपसे पूछा जा रहा है कौन है, कौन कंट्रोल करता है, तो केंद्र।
नेक्स्ट है कोशिका में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है। तो उपापचय की जो क्रिया होती है दोस्तों वो कहाँ पर होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रखना है। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित, को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा सवाल, VBI सवाल है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है उत्तक कहा जाता है। रक्त और हड्डियां के उदाहरण है। तो रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है दोस्तों, तो ये जो है संयोजिक यानी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। नेक्स्ट है खाली स्थान की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो याद रखना है स्थूल कोण उत्तकाएं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉलन कायमा के नाम से जानते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। नेक्स्ट है खाली स्थान कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो कोशिका विभाजन से कौन सा संबंधित है दोस्तों, आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ग्रेडिएट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है कोशिका की हलचल को कहा जाता है सक्रिय परिवहन। G18 का उत्पादन खाली स्थान में होता है और इसे जाइलम में खाली स्थान तक पहुंचाया जाता है, जहां एक कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो जेलेटिन का उत्पादन जड़ में होता है, याद रखेंगे, और इसे जाइलम में टहनी तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में से होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे कम प्रभावित करता है कौन सा दोस्तों, तो यह करता है हरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। तो वर्गीकरण का मुख्य आधार आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो इसमें जो वर्गीकरण का मुख्य आधार है वो कौन सा है, पोषण है यानी न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट है खाली स्थान मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो यह कौन सी है, तो यह है मूत्र वाहिनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है। मानव आंख का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो पच्छावी मांसपेशियां जो होता है वह मानव आंख का हिस्सा नहीं है, जबकि पुतली, कर्ण परत और कॉर्निया ये क्या है, मानव आंख के हिस्से हैं। नेक्स्ट है खाली स्थान ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंडल से लटकती हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, सभी को मालूम होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है, तो प्रोस्टेट जो ग्रंथि होता है किसके नीचे मौजूद होता है, तो मूत्राशय के नीचे यह मौजूद होता है। नेक्स्ट अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से किया जाता है, तो हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट जैव रासायनिक ऑक्सीकरण यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड निम्नलिखित में से किसकी माप करता है। तो यह किसकी माप करता है, जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन को यह क्या करता है दोस्तों, माप करने का यह कार्य करता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग क्या है, तो नदी जल में जैविक यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर जल में स्थित स्लो में साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करती है कौन करती है दोस्तों, तो यह करता है ये नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग। नाइन्टी 95 नंबर हमारा क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के संबंध में ग्रीन हाउस गैसेस का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रीन ये पूछ रहा है GHG, तो इसे मैंने बोल भी दिया इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखना है। मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण यानी आर्कटिक ग्रीनिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग को आर्कटिक ग्रीनिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसे दोस्तों, तो इसे कहा जाता है एक सीटू संरक्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्य में हुआ था। तो किसमें हुआ था, किसमें इसका उद्घाटन किया गया था, शक्ति स्थल का, तो कर्नाटक में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह है राजस्थान में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन।
और इस डिस्कशन के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट जो था वो खत्म हो चुका है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो पूरा PDF है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप इसका डिटेल देखकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।